नमस्कार साथियों, हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के हमने जो है प्रकार पढ़ने शुरू किए थे और उस प्रकारों में हमने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे के रासायनिक प्रकारों के बारे में, अभिक्रियाओं का जो प्रकार है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगली जो रिएक्शंस जो है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, मैं इसके साथ साथ में इसकी जो ऑपोजिट है वो अभिक्रिया भी हम साथ में ले लेते हैं, जो है आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की पूरक है, यानी कि विस्थापन और द्विविस्थापन की तरह ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के बारे में अपन अब बात करते हैं विस्तार से। देखिए, ऊष्माक्षेपी वह प्रक्रम है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा क्या होती हो, उत्सर्जित होती हो। यानी कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ साथ में जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो यह होने वाली अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब उस अभिक्रिया करवाते समय जब जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं यानी कि अभिकारक, इन अभिकारकों को ऊष्मा देनी पड़े, अभिकारकों को ऊष्मा देनी पड़े, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो अभिकारक है यदि ये ऊष्मा का अवशोषण करे तो ये जो होने वाली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। दोनों अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखते हैं अब इनके एग्जाम्पल। देखिए, इसमें अपन बात कर रहे हैं कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो देखिए, जब बिना बुझा हुआ चूना और इसके अंदर जब जल डाला तो ये जो है बिना बुझा हुआ चूना बनता है, ये हमको पता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है और ऊष्मा उत्सर्जित हुई उत्पाद के साथ में, यानी कि अभिक्रिया कौन सी हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और यदि मैं बात करूं तो देखिए, जब कार्बन का दहन करें या फिर किसी भी पदार्थ का दहन करें तो उसमें से उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होना पाया जाए तो ये जो होने वाली अभिक्रिया है वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। देखिए, कार्बन के दहन के साथ साथ यदि अपन देखें तो हमारे शरीर की जो जैविक प्रक्रिया है, जैसे श्वसन प्रक्रिया है, ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का उदाहरण है। अब यदि एक इंपॉर्टेंट उदाहरण दूं कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का उदाहरण है। अब बात करते हैं हम ऊष्माशोषी प्रक्रम की। तो ऊष्माशोषी प्रक्रम जो है वो अभिकारक जो है
ऊष्मा का जब अवशोषण करेंगे तो जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए इसका उदाहरण कि जब फेरस सल्फेट को जब फेरस सल्फेट को उष्मा दी गई जब फेरस सल्फेट को उष्मा दी गई तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। इस अभिक्रिया को जो है अभिकारक के साथ में उष्मा दी गई और जब उष्मा देनी पड़े तो ये जो होने वाली अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया में जो है अब यदि इसको बैलेंस करना चाहूँ तो ये दो और ये दो यानी कि द्रव्यमान जो है समान होना चाहिए, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। तो जब अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहेगा तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमने दोनों अभिक्रिया पढ़ी, ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित हो वह ऊष्माक्षेपी, और जिसके अभिकारकों को उस ऊष्मा जो है देनी पड़े या फिर अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करे, ऊष्मा ग्रहण करे तो होने वाली जो अभिक्रिया थी वो थी ऊष्मा शोषी। उदाहरण भी देखें, कार्बन का दहन है, श्वसन की प्रक्रिया है। इधर देखें तो जो फेरस सल्फेट को ऊष्मा प्रदान की तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों में परिवर्तित हो गया। इस अभिक्रियाओं को जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नाम दिया गया। अब आगे की अभिक्रियाओं के बारे में जब हम बात करें तो बात आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन पाया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण या फिर अब उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। तो देखिए एक नंबर पॉइंट इसका कि ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो जो होने वाली अभिक्रिया है उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कार्बन का दहन किया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन का योग हुआ तो ये हुई आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उदाहरण देखें तो मैग्नीशियम के फीते का दहन किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसके अंदर ये ऑक्सीजन जुड़ी तो ये हुआ ऑक्सीकरण प्रक्रम। और जब उदाहरण देखें तो कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की तो बना CaO, यानी कि ये होने वाला प्रक्रम कैसा है, उपचयन प्रक्रम, ऑक्सीकरण प्रक्रम। ये जो ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण। दूसरा पॉइंट जब हम देखें तो हम ये कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन या फिर हाइड्रोजन का निकालना पाया जाए, हाइड्रोजन का निकलना पाया जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम जो नाम देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखते हैं इसका उदाहरण कि HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जब इसको गर्म किया, जब इसको हीट दी तो ये Br2 व हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकली। जब इसको संतुलित किया तो ये जो है इसके आगे
2 लगाया तब हम कहेंगे ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। जब हाइड्रोजन का इसमें इसके अंदर से निष्कासन हुआ, इसके अंदर से निष्कासन हुआ, तो जो होने वाली अभिक्रिया है वो अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एग्जाम्पल यदि लूं तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब लूं और इसको जब मैं हीट दूं तो हीट देने के पश्चात ये जो है आयोडीन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ तो हाइड्रोजन का निष्कासन होने पर कौन सी अभिक्रिया बनी? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनी। जब तीसरे पॉइंट की बात करूं तो बात आएगी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के त्याग और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जो होगा अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे सोडियम है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम प्लस बनाता है। यदि दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम 2 प्लस बनाता है। और देखें तो जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाता है। और यदि इंपॉर्टेंट देखें तो जो Fe2 प्लस जो है, ये यदि इलेक्ट्रॉनों को त्यागे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Fe3 प्लस बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागना जो है वो भी एक प्रकार से क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात आती है, इसकी विपरीत वो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया थी इसका नाम रिडक्शन रिएक्शन। ये वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जाए, हाइड्रोजन का क्या हो? योग हो। अर्थात एग्जाम्पल देखें तो देखिए, हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन से कराने पर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया Br2 से कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन का योग हुआ, ये जो हाइड्रोजन का योग हुआ, ये अभिक्रिया कौन सी हुई? रिडक्शन अभिक्रिया हुई। दूसरे पॉइंट की बात करें, हाइड्रोजन का योग और दूसरा पॉइंट ऑक्सीजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का त्याग पाया जाए तो वह अभिक्रिया क्या होगी? रिडक्शन अभिक्रिया। देखिए, पोटेशियम क्लोरेंट KClO3, पोटेशियम क्लोरेंट, इसको हीट दी, इसको गर्म किया तो जो है ये 2KCl और ऑक्सीजन गैस इसमें से मुक्त हो गई। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकली, तो ये जो अभिक्रिया हुई ये रिडक्शन अभिक्रिया हुई। तीसरा पॉइंट देखें तो ऑक्सीकरण में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो और इसमें इलेक्ट्रॉन का समावेश हो या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो होने वाली अभिक्रिया क्या होगी? रिडक्शन अभिक्रिया होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन का समावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बनाता है, Cl माइनस बनाता है। ये Fe3 प्लस है,
ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2- बनाता है, ये Fe2 प्लस बनाता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो है वो क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में हमने तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इस आयन की, यानी कि जो आयरन है ये 3+1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe2+ का निर्माण करता है। तो जब भी कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व का कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऋणावेश में वृद्धि होती है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके धनावेश में क्या होती है? कमी हो जाती है। ये पॉइंट हमको ध्यान रखने योग्य है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा भी देता हूं कि जब भी कोई परमाणु, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेश में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश में कमी हो जाती है, धनावेश में कमी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये नोट्स बना के मैंने आपको लिखा दी। अब बात करते हैं इन दोनों को मिलाकर के जो अभिक्रिया बनती है उस अभिक्रिया के बारे में, जो कि नाम है उनका रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि रेडॉक्स ऑक्सीडेशन व रिडक्शन अभिक्रिया से मिलकर के बनती है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपापचयन अभिक्रिया, यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया मिलकर के जब जो अभिक्रिया हुई तो उस अभिक्रिया का नाम दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों प्रक्रम पाए जाए तो होने वाली जो अभिक्रिया है वो कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी? उपापचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते हैं एक उदाहरण। हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट, जबकि इनकी अभिक्रिया हुई तो जो है जिंक सल्फेट बनता है और यहाँ से कॉपर मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर ये जो Zn है, यहाँ पर जो ये Zn है, ये जो है इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी तो ये अभिक्रिया हुई ऑक्सीकरण, और इस कॉपर सल्फेट में से ये ऑक्सीजन निकली, या फिर ये कॉपर जो है ऑक्सीजन इसमें से निकल गई तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई? अपचयन अभिक्रिया। और जब ये अभिक्रिया दोनों साथ में हुई तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक और उदाहरण लेते हैं कि जब प्राकृतिक गैस का दहन हुआ तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तित हो गया, और जब इस कार्बन में से हाइड्रोजन का जब निष्कासन हुआ तो यह अभिक्रिया हुई ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ा तो यह अभिक्रिया हो गई अपचयन, यानी कि दोनों अभिक्रिया जब साथ में हुई तो यह अभिक्रिया हुई अपचयन अभिक्रिया। तो हमने
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने जो है विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के प्रकार जो है पढ़े और इन प्रकारों को विस्तार से हमने वर्णन करके इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण देके अब ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।